Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and you're watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो आज काफी दिनों बाद हम नया लेक्चर लेकर आ रहे हैं. तो लास्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीटेड था, राइट? हमने क्या क्या पढ़ लिया है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, देन काइनेमेटिक्स, देन एनएलएम, राइट? फ्रिक्शन, इतनी बातें अपने पढ़ ली हैं. 5 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए थे और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग का अगला चैप्टर क्या होने वाला है, सर्कुलर मोशन. तो ये अपना 6th लेक्चर है, 6th चैप्टर है सर्कुलर मोशन. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं उनके लिए, कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज गो एंड वॉच फाइनल लास्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स. क्योंकि लास्ट लेक्चर में, काइनेमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स फुल्ली टोटल जितना उसमें बात कर सकते हैं हमने की है, समझ रहे हो? और बहुत ही बेसिक चीजें, सारी चीजें उसमें समझाई हुई है. और मैं जो ये अभी क्लास लेने जा रहा हूँ, इसमें मैं अज्यूम करूंगा कि आपने पहले से ही वो लेक्चर देखा हुआ है, उसके नोट्स आपके पास पहले से हैं, उतनी बातें आपको समझ में आती हैं, उसके बाद से आप ये चीज देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो समझ लीजिए वो पहला लेक्चर है सर्कुलर मोशन का. अब मैंने वहां क्यों पढ़ा है वो चीज मैं उस लेक्चर में बता चुका हूँ. काइनेमेटिक्स है, कई सारी बुक्स में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दिया होता है, ठीक है? काइनेमेटिक्स में ही दिया होता है, इसलिए मैंने उसे वहां पढ़ा दिया था. अब यहाँ पे हम लोग, मैं थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करूंगा फटाफट काइनेमेटिक्स के बारे में और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन की, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? जैसे हम लोग लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की बात करते थे, वैसे ही सर्कुलर में सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारी चीजों की बातें करते हैं, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम लीनियर क्वांटिटी को सर्कुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं. कुछ चीजों को इस लेक्चर में देखेंगे और कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो आगे भी फर्दर आएंगी. जैसे टॉर्क है, टॉर्क एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो टॉर्क फोर्स ही कन्वर्ट होता है. फोर्स लीनियर चीज है, टॉर्क क्या है, एंगुलर चीज है. तो फोर्स को टॉर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें आगे के लेक्चर्स में आएंगे. आज कुछ स्मॉल थिंग, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, लीनियर एक्सीलरेशन को एंगुलर एक्सीलरेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे लीनियर टू एंगुलर कन्वर्जन में. समझ में आ रही बात? फिर उसके बाद यूसीएम का मतलब होता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये चीज देखेंगे. और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, जो कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है? अब इतनी जो बातें हम लोग पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ एचसी वर्मा के प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. समझ में आ रही बात? तो चलो फटाफट क्या कर लो, अपनी किताबें निकाल लो, नोटबुक निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो. जो भी पढ़ रहे हो फटाफट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो नोट्स तो मैंडेटरी है. हाँ, अगर आप पढ़ चुके हो, रिवीजन के लिए आए हो यहाँ पे, तो फिर फटाफट देखते जाओ बस. फिर 1.5x की स्पीड लगा लो, ठीक है? चलो अच्छा, हमने कितने काइंड्स ऑफ मोशन देखे थे? 4 इंपॉर्टेंट डिवीजन किया हुआ था ना, लीनियर मोशन, सर्कुलर, रोटेशन एंड वाइब्रेटरी. इतनी बातें हमने देखी थी. उसमें सर्कुलर और रोटेशन में डिफरेंस भी समझ में आता है ना. अगर मैं कहूं कि इस व्हाइट चौक को तुम एक्सिस मान लो और ये ग्रीन चौक अगर इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, इस तरीके से, समझ रहे हो? सर्कुलर पाथ में, तो ये ग्रीन चौक क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में. लेकिन अगर मैं ग्रीन चौक को ही यहीं पे इसके अंदर ही एक एक्सिस मान लूं और इस तरीके से घुमाने लगूं, तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया. अगर ऐसे मान लूं, यहाँ पे एक एक्सिस मान लूं जो कि इस बॉडी के अंदर से पास कर रही, ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया. समझ रहे हो? अर्थ को याद करो, अर्थ क्या है, अर्थ के थ्रू एक एक्सिस जाती है ना, पोल्स के थ्रू. अब वो उस एक्सिस के अराउंड ऐसे से घूमता है, तो ये रोटेशन है. लेकिन अर्थ क्या कर रहा है, सन के अबाउट भी इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ में है ना, एक्चुअली पैराबोलिक है. अगर अज्यूम करते हो उसे सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में जाएगा. अर्थ का मोशन अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, बट अर्थ का रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज रोटेशनल मोशन, राइट? तो ये रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस अपने को एकदम क्लियर होना चाहिए. समझ में आ रही बात? एक्सिस अगर बॉडी के थ्रू पास कर रही है तो फिर वो रोटेशन हो जाता है. एक्सिस अगर बॉडी के बाहर है तो फिर क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन हो जाता है. चलो बहुत अच्छी बात भाई. तो सर्कुलर मोशन में क्या, सर्कल तो आपको उनको बनाना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे सर्कल बना लिया, ये पॉइंट इसको क्या कहते हैं, या तो सेंटर कह लो या तो ओरिजिन कह लो. अच्छा, अब ये कोई सा भी लाइन जो सेंटर से किसी भी एक पॉइंट को टच करे, ये ज्वाइनिंग लाइन, ये क्या होती है, रेडियस हो जाती है ना? और अगर इसका डायरेक्शन भी मैं दिखा दूं तो ये क्या हो गया, रेडियस वेक्टर हो गया. अब मान लो कि ये पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, मूव करता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है. समझ रहे हो ना? इस सर्कुलर पाथ में पहुंच रहा है, ये नहीं कि ये सीधे सीधे चला गया या यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच गया. ये सर्कुलर पाथ में अगर चल रहा है अबाउट दिस
पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ में अगर ये रोटेट कर रहा है और फिर ये रोटेट नहीं सर्कुलर मोशन में है और यहाँ पे पहुंच गया, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एंगल टर्न हुआ है किसका, रेडियस वेक्टर का जो एंगल टर्न हुआ है इसे थीटा कहते हैं, और इसी थीटा को क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। याद है ना कुछ ये सब चीजें, बहुत ही सिंपल बात है, ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, ये वाला जो एक्चुअली में जो पैदल दूरी से तय करनी पड़ी, अगर तुम ऐसा कोई पाथ बना लो ग्राउंड पे और तुम पैदल चलो ए से बी, इसी पॉइंट पे चलना है, तो एक्चुअल में जो दूरी तुमने तय की उसे क्या कहा जाता है, एस, और ये होता है लीनियर डिस्टेंस, राइट। लीनियर डिस्टेंस होता है, नहीं होता है, ये लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल है। अच्छा, एस और थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता था, कोई जानता है क्या, जल्दी बता दो। थीटा कैसे निकालते थे, थीटा इज इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस, करेक्ट। ये थीटा का फॉर्मूला होता था। तो अगर मैं एस लिखना चाहूं मतलब कि ये आर्क का, ये आर्क है ना एक्चुअली, अगर कोई सा भी पोर्शन तुम सर्कल पे काटोगे तो वो आर्क कहलाता है ना, तो ये आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू एंगल टर्न मल्टीप्लाइड विद रेडियस। तो इसके लिए तुम ऐसे आर्क लेंथ भी लिख सकते हो उसको। तो एक्चुअली अगर ज्योमेट्रिकली देखो तो ये आर्क लेंथ है, लेकिन हमारे सर्कुलर मोशन में क्या है, ये लीनियर डिस्टेंस है, तो आर्क लेंथ बोल लो चाहे लीनियर डिस्टेंस कह लो, फॉर्मूला क्या है, थीटा इंटू रेडियस। समझ में आती है बात, ये सब छोटी बातें हमने पहले कर रखी है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे ही अब देखो वेलोसिटी, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ये थोड़ा सा अपन ने रिवाइज कर लिया। अब हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर को सर्कुलर में, क्या करने वाले, लीनियर को सर्कुलर में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वांटिटी कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अच्छा, लीनियर में हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था एस, सर्कुलर में क्या है, थीटा है। अच्छा, थीटा में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला इधर लिखते हैं। तो देखो कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, चलो कन्वर्जन फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू थीटा इनटू आर, राइट। यहाँ पे लिखना है कन्वर्जन फॉर्मूला, क्या लिखोगे, कन्वर्जन, बस कन्वर्जन ही लिख लो, चलो ठीक है। अच्छा, लीनियर में वेलोसिटी का, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में सेकंड काइनेमेटिक क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी लिखो। अच्छा, वेलोसिटी इधर हो गई, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर में क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या था, ओमेगा था, करेक्ट। अब देखो जैसे s और थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू थीटा इनटू r, रेडियस हो गया था ना, वैसे सेम चीज यहां पे होने वाली है, क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। पिछले लेक्चर में हमने ये निकाला हुआ है, ये तुम्हें याद करने के लिए बताओ। देखो s इज इक्वल्स टू थीटा इनटू r, v इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r, तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन देखो, लीनियर एक्सीलरेशन ए लिख लिया, सर्कुलर एक्सीलरेशन क्या होता था, अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलर एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। आप बता दो कैसे होगा, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, लीनियर इज इक्वल्स टू एंगुलर मल्टीप्लाइड विद रेडियस। सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है, तीनों में चीज लगाना है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आपने बताया था कि एक्सीलरेशन तो दो तरीके के होते हैं। सर आपने बताया था क्या कि एक्सीलरेशन तो दो तरीके के होते हैं, एक एक्सीलरेशन होता है जो कि टेंजेंशियल होता है at, और एक एक्सीलरेशन होता है जो कि सेंट्रीपिटल या रेडियल होता है, जो कि रेडियस की तरफ आता है, रेडियस की डायरेक्शन वाला रेडियल एक्सीलरेशन हो गया या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। और उसी तरीके से हमने बात की थी कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है अराउंड वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, उसे ही क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। अब आप जो यहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन लिख रहे हो, अल्फा के टर्म में, क्या ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या फिर ये रेडियल एक्सीलरेशन है, ये सवाल मन में उठ सकता है, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ऐसे पैरेललोग्राम बना लो, और ये क्या हो गया, टोटल एक्सीलरेशन, है ना। तो ये टोटल एक्सीलरेशन है या ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या ये रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, कौन सा एक्सीलरेशन है, ये सवाल उठ सकता है मन में, करेक्ट। तो अच्छा, हमने एक बात की थी, देखो वेलोसिटी की, ये जो वेलोसिटी है नॉर्मली जो लीनियर वेलोसिटी की हम बात करते हैं, या किसी भी वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास कितनी चीजें होने वाली है जो उसे डिफाइन करेंगे, दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है वेलोसिटी का, साथ ही साथ डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यार, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कंटिन्यू, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन ये, यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्शन ये, अगर ये इस तरीके के रोटेशन में है,
एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर क्लॉकवाइज होता तो इस तरह जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता। टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को लग रहा है कि सर क्या हवा में बातें कर रहे समझ में नहीं आ रहा, तो वो चैप्टर जरूर देख के आओ, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब हमें ये बात समझ में आती है कि एक्सीलरेशन क्या होने वाला है, आइदर ये टेंजेंशियल होगा और ये रेडियल होगा, या फिर ये टोटल एक्सीलरेशन होगा। इतनी बात समझ में आती है, लेकिन सर हमको कैसे समझ में आएगा कि ये टेंजेंशियल है कि रेडियल है कि एक्सीलरेशन, या फिर ये टोटल है, करेक्ट। अच्छा, तो मुझे ये बताना कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था। तो तुम्हें अगर याद हो तो रेडियल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद आर, है ना। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता था अल्फा इंटू आर। याद आ रही है कुछ बातें कि नहीं आ रही है? हमने जो डिराइव किया था उसमें जाके देखो, ए आर की जगह में माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, माइनस में आता था क्योंकि वो सेंट्रीपिटल या रेडियल डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट होता था, है ना। अगर मैं डायरेक्शन दिखा दी हूं तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी बार बताऊं, डायरेक्शन अगर मैंने ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता, वैसे भी ये क्या है कि मैग्नीट्यूड वाला इक्वेशन है, अगर वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हो ना तो तुम्हें डायरेक्शन का ध्यान देना है। अब माइनस लिख रहे हो और अगर डायरेक्शन तुमने रेडियस का दिखा दिया तो फिर समझ में आ गया कि रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन पे। अगर तुमने माइनस नहीं लिखा है तो रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। समझ में आती है बात? समझ में आती बात नहीं आती है? चलो अच्छा, अल्फा इंटू आर ए टी होता था अगर तुम्हें याद आए, और यहाँ पे देखो ये क्या है, अल्फा इंटू आर। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात चल रही है। ये कौन सा एक्सेलरेशन की बात चल रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात चल रही है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल करोगे ना तो यहाँ पे सर्कुलर में कोई फिर उससे रिलेशन मत ढूंढो, बिल्कुल मत ढूंढना, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल की बात जो हुई ना, ये इस टेबल के बाहर की बात हो रही है। ये टेबल के अंदर कन्वर्जन जो है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कन्वर्जन है ये। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को इस टेबल के अंदर मत ले लेना कि अल्फा से आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर कुछ और आ जाएगा, ना ना ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है। डायरेक्शन हमें समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर हमेशा सेंटर पॉइंट से आउटर डायरेक्शन में होता है, सेंटर पॉइंट से निकलता है और बाहर की तरफ जाता है। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या फिर रेडियल एक्सीलरेशन, देखो सी लिख रहा हूं, आर लिख रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कंफ्यूज मत हो भाई, एसी हो या फिर ए आर हो, दोनों ही नाम होता है यार, और दोनों नाम से सवाल किए जाते हैं, इसलिए मैं बार बार दोनों नाम यूज कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही नाम ले लो। अरे भैया उसने रेडियल कह दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगी कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, सेंट्रीपिटल पढ़ा था, टेंजेंशियल पढ़ा था। इसलिए दोनों नाम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों ही नाम जानना जरूरी है, दोनों एक ही चीज है। मन में बिठा लो एकदम, मन और मंदिर में। समझ में आ रही बात? चलो अच्छा, आ जाओ। रेडियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आर, डायरेक्शन विल बी इन दी towards the center, not away from the center. Away from the center is the direction of radius vector, not the direction of radial acceleration. Understand? इतनी बात समझ में आ गई है? चलो बहुत बढ़िया। ये तो मतलब अपना रिवीजन ही हो गया यार, ये कुछ नई बात नहीं है, है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला तो हमें पहले ही पता था, थीटा इनटू आर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी हमने जब वेलोसिटी को डिराइव किया था तो उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा आ रहा था, लास्ट टाइम याद करो, ओमेगा आ रहा था, और इसके साथ कुछ यूनिट वेक्टर था जो कि डायरेक्शन को दिखाता था, करेक्ट। अब वैसे ही ये टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल या रेडियल, ये दोनों ही एक्सीलरेशन हमने एक्सीलरेशन की टर्म में निकाले थे, दो टर्म में आया था, फिर हमने उसे नाम दे दिया था डायरेक्शन को देखकर, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़े, देख लो फटाफट। चलो अच्छा, एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो एक्सीलरेशन के पास क्या क्या चीजें होती है ये बताना मुझे। एक्सीलरेशन या तो एक तो पहली बात डायरेक्शन पे डिपेंड कर सकता है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर सकता है, मतलब क्या, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने पर भी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, करेक्ट ना। ये बात अपने को पता है। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है ना तो एक्सीलरेशन को लिखा जाएगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट विल बी वन एक्सीलरेशन। अच्छा, अब डायरेक्शन को लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्मेट है क्या, कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो और मैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखूं, ये अपने पास है नहीं। लेकिन हमने डिराइव करके निकाला था कि हाँ, डायरेक्शन चेंज होने पर भी एक दूसरी चीजें पता चलती है हमें, और वो एक्सीलरेशन आता था हमारा कितने के बराबर, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के बराबर आता था। ये रेडियस हो गया है ना। और ये एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन को हम क्या कहते थे, कौन सा एक्सीलरेशन कहते थे, ये वाला तो होता था हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या, अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब कि क्या, ये टेंजेंशियल हो गया है ना।
और ये वाला क्या होता था, सेंट्रीपिटल होता था, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा बना के लिख लो, मैग्नीट्यूड जब चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो वो हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अच्छा, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा होता था तो ओमेगा स्क्वायर आर फॉर्मूला आता था। इसका डायरेक्शन क्या होता था, इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन मींस तो अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू रेडियस वेक्टर। समझ में आ रही बात। इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग दी वेलोसिटी वेक्टर, अलोंग दी वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला एक्सप्रेशन पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ये उतारो, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। हो गया, चलो। अच्छा, किसी को न्यूटन इक्वेशन पता है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन? न्यूटन ने जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे वो याद है, बताओ तो फटाफट। अच्छा, लीनियर, जो हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था ना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जल्दी जल्दी बताते जाओ। सेकंड, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, याद है ना। थर्ड वाला क्या होता था, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन याद है अच्छी तरीके से? बिल्कुल सर, याद है। यही जवाब सुनना चाहते हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बिल्कुल सर याद है, निकलना चाहिए। अच्छा, अब सर्कुलर मोशन पे बात कर लेते हैं। क्या ये सारे इक्वेशन सर्कुलर मोशन पे भी वैलिड हैं? वैलिड है, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, ये लीनियर वाले टर्म्स है ना, इन लीनियर टर्म्स को आप सर्कुलर में बदल दो, बिल्कुल वैलिड हो जाते हैं। उसका प्रूफ भी तुम कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, टाइम पास है। समझ रहे हो? इसका प्रूफ हमने किया था ना, वो डेरिवेशन वाला कैलकुलस यूज करके। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt यूज कर लिया तो एक डिराइव कर लिया। s इज इक्वल टू या x dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये यूज करके एक डिराइव कर लिया। फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से एक डिराइव कर लिया। ऐसे करके हमने तीनों डिराइव किए थे, है ना, इंटीग्रेट करके कैलकुलस का यूज करके। उसी तरीके से इसको भी डिराइव किया जा सकता है, लेकिन क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, फटाफट देखो रिलेशन देख लो। देखो v मींस क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये लीनियर वाली है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें पहले यही चीज बता दूं। चलो, इनिशियल वेलोसिटी u जो होता था ना, यहाँ पे एंगुलर में हो जाएगा, इनिशियल है तो ओमेगा नॉट कर लिया अपन ने। फाइनल वेलोसिटी v को हमने फाइनल ओमेगा लिख दिया। ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ठीक, कन्वर्जन देखना हम लोग। इसके बाद क्या है, और एक्सीलरेशन है। तो ये एक्सीलरेशन जो लीनियर होता था, यहाँ पे क्या जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। फाइन। और डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर पाया, डिस्प्लेसमेंट लीनियर की जगह में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और क्या रह गया, टाइम रह गया, टाइम। चलो बताओ, लीनियर टाइम और एंगुलर टाइम क्या बदलेगा? अरे भैया, टाइम रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन रेफरेंस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस प्लेन पे डिपेंड करती है। अब हम जब हमारा रेफरेंस लीनियर काइंड ऑफ था, वो वाली बात अलग थी। अब जब सर्कुलर मोशन पे आ गए हैं तो फिर चीजें बदल जाएंगी, लेकिन टाइम का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। समय तो हमेशा गतिशील है, वो तो हमेशा ही आगे बढ़ता रहता है, उसका रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। आप पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, चाहे नदी में चले जाओ, टाइम तो भाई बढ़ता ही रहेगा। समझ रहे हो ना, घड़ी के कांटे चलते ही रहेंगे। और ऐसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीजें चेंज हो। पहाड़ पे बैठो, पहाड़ नहीं मूव कर रहा है तो आपका वेलोसिटी पहाड़ के रेस्पेक्ट में, ये चीज अलग बात होगी। लेकिन नदी में बैठ गए, नाव चल रही है, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें चेंज होती है रेफरेंस प्लेन के हिसाब से। आप कौन सी जगह में उस हिसाब से चेंज होती है, लेकिन टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है। टाइम तो भाई किसी भी रेफरेंस में चले जाओ, टाइम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब चलो आ जाओ, तुम खुद बताते जाओ। v की जगह में क्या लिख लूं, ओमेगा लिख लूं, करेक्ट। अच्छा, u की जगह में क्या लिख लूं, ओमेगा नॉट लिख लूं, बहुत सही। प्लस की जगह में तो प्लस है, आप प्लस को थोड़ी ना बदल दोगे। एक्सीलरेशन की जगह में लिख लूं अल्फा, और टाइम की जगह में टाइम। ये तो कोई चेंजेस करने की बात नहीं। अच्छा, ये तुम समझ गए हो तो बाकी सब लिख सकते हो। होमवर्क पे छोड़ दूं कि लिख के बताऊं? चलो यार फटाफट लिख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर करेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एस की जगह में क्या है, एस की जगह में थीटा। समझ में आ गया? अब थीटा इज इक्वल टू यू टी, यू मींस टी प्लस हाफ ए, ए की जगह अल्फा और टी की जगह तो टी ही रहेगा। समझ में आ गई बात? सारे फॉर्मूलास क्लियर है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, सारी चीज समझ में आ रही है। अब इन सब फॉर्मूला के बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं यार, छोटे मोटे क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। आज हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एक्सी वर्मा के ही रहेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकालने वाले। ये फॉर्मूला हो गया, या इससे भी इजी फॉर्मूलास पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन तो इतने इजी है कि मतलब बताने में शर्म आती है, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना, तो हमारा कर्तव्य है।
करेक्ट। चलो ये सब लिखो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। चलो एक सवाल ले लो फटाफट तो बनाओ। अच्छा चलो, मैंने कहा कि a particle is in circular motion with an initial angular velocity of initial angular velocity of 2 radians per second. Radian per second is the unit of angular velocity, right? 2 radians per second is the initial angular velocity of a particle which is in circular motion. And if the angular acceleration alpha is given as 2 radian per second square, then find out final velocity of the particle. Then find out what? Final velocity of the particle. Find out final velocity of the particle after 2 seconds. सारी चीजें 2 ले ली सर, बहुत ही है ना। चलिए ये सवाल करके बताओ। अच्छा तुम्हारा समय शुरू होता है अब। वीडियो स्टॉप करो, फटाफट बनाओ यार, जल्दी करो। चलो बन गया, जल्दी बताओ, आंसर बताओ क्या है। चलो अच्छा, कौन सा फॉर्मूला इसमें से यूज होना चाहिए? देखो 1 2 3 4 डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन एंड हमें ओमेगा निकालना है। बाकी 3 क्वांटिटीज किसमें है? वो देख लो, ओमेगा नॉट अल्फा टी दिया हुआ है, ओमेगा निकालना है। पहले इक्वेशन से बन जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट 2 प्लस अल्फा इज 2, टाइम इज 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 2 into 2 4 4 2 6 रेडियंस पर सेकंड। दैट विल बी द फाइनल एंगुलर स्पीड। समझ में आती है? बहुत ही आसान सा था ना। अच्छा चलो अब मुझे बता दो कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो दूसरा सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क। What will be the angular displacement covered by a particle if it is moving with an initial angular velocity of 3 radians per second, and the angular acceleration alpha is given as 2 radian per second square. Then what will be the angular displacement covered by the particle after 5 seconds? क्या निकालना है तुम्हें? 5 सेकंड के बाद व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल। समझ में आती है बात? क्या ये निकाल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एंगुलर में, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और तुम्हें फाइनल डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर फॉर्म बताना है, थीटा बताना है। अच्छा इसको बताने के बाद ये थीटा बता दिया, और अगर मैंने, चलो इसी पे क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं। द रेडियस इज गिवन एज, मान लीजिए चलो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड। एस भी तुम्हें निकालना, ठीक है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज निकालनी। कैसे करोगे? देखो थीटा निकालने के लिए तो तुम्हारे पास ओमेगा नॉट अल्फा और टी दिया हुआ है। देखो ओमेगा नॉट अल्फा और टी सारी चीजें दी हुई हैं, थीटा निकाल सकते हो। अब थीटा से तुम्हें थीटा पता है, आर दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या ऐसे नहीं निकाल सकते? अरे एस बाई आर इज इक्वल टू थीटा होता था ना, है कि नहीं? तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने कन्वर्जन फॉर्मूला देखा ना, इससे एस निकाल लेना है। समझ में आती है बात? समझ में आती है? ये होमवर्क है। क्या है तुम्हारा होमवर्क? है कमेंट्स में बताना मुझे कितनों से बन रहा है, कितनों से नहीं। चलो अब ये तो मैंने ऐसे रैंडमली क्वेश्चन दे दिए थे, एचसी वर्मा के प्रॉब्लम्स करते हैं। चलो फटाफट, है ना? चलो बोर्ड पे 2 एचसी वर्मा के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एचसी वर्मा प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2। देखो इसे मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। अगर तुम्हारे पास बुक है तो खुद ही प्रॉब्लम पढ़ो और ये गिवन डेटा खुद से लिखो। मैंने क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट गिवन डेटा दे दिया है और फिर सॉल्यूशन अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन देखो वहां पे क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, जो सर्कुलर मोशन जो है, सर्कल जो है, उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अगर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर्स पर सेकंड, देन फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी। ये सवाल है। अच्छा हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये बात हमें पता है। अच्छा v दिया हुआ है कितना? 10 मीटर्स पर सेकंड। देखो अब यूनिट यहाँ पे मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, इसलिए मैं यूनिट लिख रहा हूँ। समझ में आती बात? अच्छा अब ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है और रेडियस क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बात ध्यान में रखनी। तो इधर मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। समझ रहे हो ना? अगर दोनों सेंटीमीटर में दिए होते तो मैं यूनिट भी नहीं लिखता, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाने हैं। समझ में आती है बात? अच्छा चलो, तो ये 10 मीटर्स है, मैं मीटर्स को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मल्टीप्लाई विद 100। सो 10 into 100, ये कितना यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू
20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ने काट दिया एक दूसरे को। ये 20 है और ये क्या है, 20 से कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। 5 into 10 दैट इज 50। तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 50 पर सेकंड। और पर सेकंड जो होता है ना यहाँ पे, इसी के लिए यहाँ पे क्या है कि एंगुलर चीजों को रेडियन में नापा जाता है ना, तो रेडियन पर सेकंड इज द आंसर। 50 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। फाइन, बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समझ लिए ना। वीडियो स्टॉप करके लिख लिया करो यार अगर तुम्हें लिखना है तो, वैसे तो तुम्हें बना लेना चाहिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, रेडियस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स। अब ये पार्टिकल की वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यू और वी मतलब लीनियर वेलोसिटी हो गया। ओमेगा नॉट क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब कह रहा है कि ये इस पार्टिकल जो है इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जो कि 2 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड की लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये भी कह रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है वो लीनियर है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट लीनियर होने का मतलब ये हो गया कि जो एक्सीलरेशन था ना वो कांस्टेंट था। अगर एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा होता ना तो वेलोसिटी कभी 5 से 1 मिनट में अगर 6 हुई तो अगले मिनट में 10 हो सकती है, एक्सीलरेशन अगर चेंज हो रहा होगा तो। लेकिन एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी विल बी इक्वल, सेम। अगर 2 सेकंड में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट 1 मीटर पर सेकंड हुआ है, देखो यहाँ पे 2 सेकंड में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5 से 6, एक बढ़ा ना। अगर मैं अगले 2 सेकंड की बात करूं तो 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आती बात, ये लीनियर इंक्रीमेंट की बात हो गई। लीनियरली अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी, अगर लीनियरली चेंज हो रही है तो समय के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन जो है कि कांस्टेंट है। क्या हो गया, एक्सीलरेशन के कांस्टेंट होने की बात कही गई है। इसका मतलब ये होता है कि एक्सीलरेशन के कांस्टेंट होने की बात कही गई है। अगर मुझे एक्सीलरेशन के कांस्टेंट होने की बात कही गई है तो मुझे एक्सीलरेशन निकालने को कहा गया है कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, भाई बताओ। क्या बोला उन्होंने कि क्या होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा निकालना है मुझे, तो मुझे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन चाहिए, करेक्ट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, r into अल्फा। ये वाला फॉर्मूला याद है नहीं याद? अच्छा मैंने पेन चॉक भी चेंज किया, सॉरी। ये सॉल्यूशन जो है इस कलर से है ना, ये वाला फॉर्मूला हमें याद है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो निकालना पड़ेगा ना। देखो रेडियस तो दे दिया है लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, और मुझे याद आता है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में हमने लिखा था कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, यही तो था। अब चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम निकाल लो, दैट विल बी द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मुझे निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी इज 6 - 5 दैट इज 1। या लिख लो भाई पूरा 6 - 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज, टाइम कितना लगा, वही तो चेंज इन टाइम है यार, 2। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया 1/2 या फिर कह लो 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आती है बात, यहां तक बात समझ में आ गई है। और अब हमें अल्फा निकालना है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस कर लो, अल्फा हमारे सामने है और अल्फा क्या है 0.5। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट करोगे ना, ये मीटर्स में था ना भाई, 0.5 वाला मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इनटू 10⁻² कर लो ऊपर। नीचे क्या होगा -2 होने वाला था, ऊपर 2 कर लो। बहुत सही भाई, तो ये क्या हो गया 100 into 0.5, चाहे 500 लिख लो यहाँ, 500 डिवाइडेड बाई 20, 0 हो गया और ये क्या आ गया 25। क्या 25 हमने सही किया नहीं किया? 500 नहीं होगा, ये 50 होगा ना, ये घटा और ये 2.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? कैलकुलेशन यार बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट करो। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। चलो आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किस पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर पाथ में है, ऐसे मूव कर रहा है इधर से इधर की ओर, ए पॉइंट से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस कुछ आ रहा है, मान लिया ये सेंटर सी है या फिर ओरिजिन है। अच्छा, ऐसा एक कंडीशन जो हो सकता है, देखो वेलोसिटी के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन है, करेक्ट ना। अगर ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके से होगी ना, टेंजेंशियल। अच्छा, अब देखो
इसमें एक्सीलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन दो तरीके का होता है, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से होता है, और रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है? डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से होता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ये चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ। लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके पढ़ने लगते हैं और उन्हें एक्सीलरेशन का ये कहाँ से कैसे दो एक्सीलरेशन क्यों आ रहे हैं, वही चीजें कंफर्म नहीं हो पाती हैं। Even in engineering, people they do not know what is the difference between tangential acceleration and radial acceleration. बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं, इसीलिए मैं इसे 5 बार बता रहा हूँ। जिन्हें समझ में आ रहा होगा सोच रहे होंगे सर, है ना, समझ गए ना क्या सोच रहे होंगे? चलो ठीक है, देखो ध्यान से सुन लो फिर से। मैग्नीट्यूड के चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, डायरेक्शन के चेंज होने से रेडियल एक्सीलरेशन आता है। अब मुझे बताओ इस मोशन में, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का कौन सा भाग है जो कंटिन्यूअसली चेंज होना मैंडेटरी है, जो कि तो चेंज होकर ही रहेगा? कौन सी चीज? डायरेक्शन। सर डायरेक्शन तो ऑब्वियसली, डायरेक्शन तो यहां पे देखो इस तरीके से है, नॉर्थ मान लो, इसे नॉर्थ मान लो, इस पॉइंट पे देख लो क्या है? वेस्ट हो गया। इस पॉइंट पे देख लो क्या हो गया? साउथ हो गया। इस पॉइंट पे देख लो क्या हो गया? ईस्ट के डायरेक्शन हो गया। तो भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली चेंज होने वाला है। वी कैन नॉट मेक इट कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट तो हम नहीं बना सकते हैं। फाइन, समझ में आ रही बात? लेकिन हाँ सर, एक बात है वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम कांस्टेंट कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर दें तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जैसी बात ही नहीं आएगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को क्या लिखते थे हम? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम लिखते थे। अगर मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी का चेंज ही 0 हो गया तो टाइम से कितना ही डिवाइड करते रहो भैया, एक्सीलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन विल ऑलवेज बी 0. अगर acceleration in tangential direction is always 0, then what will be alpha? Alpha is what? Tangential acceleration multiplied with radius. तो alpha भी definitely क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये सब कहां से आ रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के कांस्टेंट होने पर। मतलब कि क्या, यहीं पे लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, देखो तीन बातें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो AT जो है वो 0 हो जाएगा। अगर AT 0 है तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे कंडीशंस में जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 सेकंड में उसने 90 डिग्री ट्रैवल किया तो अगले 2 सेकंड में अगेन 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, अगले 2 सेकंड में अगेन 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, हर 2 सेकंड में वो 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, हर 1 सेकंड में 45 डिग्री ट्रैवल करेगा। समझ में आती बात? अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ में आती बात? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मींस कि ओमेगा इज कांस्टेंट। और क्या बता रही? अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ओमेगा विल आल्सो बी, ओमेगा का मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी कांस्टेंट। अगर ये सारी बातें कंफर्म हो रही हैं तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का शाब्दिक अर्थ समझना जरूरी है। यूनिफॉर्म का होता है कि जिसका फैलाव क्या हो? होमोजीनियस काइंड ऑफ, जो दूरी के हिसाब से चेंज ना हो, कोई सी क्वांटिटी दूरी के या फिर पोजीशन के हिसाब से कोई क्वांटिटी चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्या है? पोजीशन के हिसाब से कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो, देखो डायरेक्शन को तो हम कुछ नहीं कर सकते यार, डायरेक्शन के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते क्या? डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना यार, नहीं उसको ऐसा कांस्टेंट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। कांस्टेंट बना लो तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, लीनियर मोशन भी लीनियर हो जाएगा। हम तो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन को तो चेंज नहीं कर सकता मैं, मतलब उसके डायरेक्शन के चेंज होने को तो चेंज नहीं कर सकता, वो तो चेंज होगा ही होगा। समझ में आती है? लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थात यह कि किसी भी बिंदु पर, इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर वेलोसिटी को क्या कहते हैं? वेग का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड की हिंदी नहीं पता मुझे क्या है, चेंज नहीं होगी। समझ में आती बात? कि किसी भी पॉइंट पर, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन। तब उस सर्कुलर मोशन को क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पॉइंट्स क्या क्या हो गए? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी 0, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सॉरी नॉट 0, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो AT विल बी 0। अगर AT 0 है तो अल्फा विल बी 0, है ना? इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर
भैया सारी बातें समझ में आ गई। इसमें से कोई सा भी कंडीशन दिया है तो ये सारी चीजें एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है कि अगर एक भी कंडीशन फॉलो हो रहा है ना तो बाकी सारी कंडीशन फॉलो होनी ही होनी है। समझ में आ रही बात? ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात? अगर मैंने कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो भैया ऑब्वियसली टेंजेंशियल ए भी 0 हो जाएगा, अल्फा भी 0 हो जाएगा, नो डाउट, वो होना ही होना है। ये सर्कुलर मोशन का ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही बात? चलो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया अपने को कि अगर क्या लिखना क्या है, डेफिनेशन तो लिखा दिया करो सर, डेफिनेशन। अरे यार डेफिनेशन के पीछे मत दौड़ा करो ज्यादा। डेफिनेशन क्या, तुम इतनी बातें लिख दो ना टीचर इतना खुश हो जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं सच में। तुम्हें ये डायग्राम बना ऐसे ऐसे दिखाओ कि हम तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो कभी चेंज कर दे, डायरेक्शन का चेंज होना तो नहीं बदल सकते हैं क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन मैग्नीट्यूड को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो ओमेगा का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और ओमेगा का मैग्नीट्यूड ही नहीं डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। देखो सेंस हमेशा ऐसा ही है ना, तो ये तो बाहर की डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा AT 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, और इसी मोशन को तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन इन एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, देन दैट सर्कुलर मोशन विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो भाई आ जाओ, HCV का एग्जांपल नंबर 7.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। किताब है तो उसे क्वेश्चन को पढ़ो और उससे ये डेटा निकालने की कोशिश करो, और नहीं है तो फिर आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, है ना, फिर टीचर पे विश्वास कर लो कि टीचर जो बता रहा है सही बता रहा है ना। चलो अच्छा, तो सवाल ये है कि जवाब क्या है, और जवाब पूछा गया कि एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। उसने पूछा लीनियर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर एक पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन में है, जिसके सर्कल का रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, और कहता है कि वो अपने एक चक्कर को, एक सर्कल को 4 सेकंड में कंप्लीट करता है। अगर वो एक चक्कर को 4 सेकंड में कंप्लीट करता है तो हमें बताना है कि रेडियस कितना है, तो लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा। क्या बताना है, लीनियर एक्सीलरेशन में बताना है। देखो कहा गया है कि एक पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है, इसका रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है। यूनिफॉर्म रोटेट करने का मतलब हो गया कि यूसीएम की बात कर रहे हैं। यूसीएम की बात करते ही हमें समझ में आता है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाएगा, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर होता है। और या फिर ये फॉर्मूला लिख लो या फिर क्या लिख लो, v स्क्वायर बाई आर भी लिख लो, एक ही तो बात है। अरे भाई v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r इनटू ओमेगा, v की जगह में r ओमेगा लिखोगे तो यही आ जाएगा। समझ में आ रही, ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाई आर भी लिख सकते हो, यहां पे v बाई आर लिख दो। अरे भाई इस ओमेगा की जगह में v बाई आर लिखो तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आ रही बात या नहीं? चलो इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, अब हमें निकालना है कि लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा। पहली बात तो जैसे ही उन्होंने दे दिया कि यूनिफॉर्म मोशन है तो लीनियर एक्सीलरेशन या तो टेंजेंशियल होता है या तो फिर सेंटीमीटर होता है। अब टेंजेंशियल तो 0 हो गया, मतलब सेंटीमीटर ही निकालना है या फिर रेडियल निकालना है, रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है, v स्क्वायर बाई आर निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई, रेडियस तो हमें दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या हमें वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकाला जाएगा, देखो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो फार्मूला होता है ना, जनरल फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हमें कहा गया कि एक चक्कर लगाने में 4 सेकंड का वक्त लगता है। 4 सेकंड का वक्त कितने में लगता है, एक चक्कर लगाने में। अगर एक चक्कर लगाने में लगता है तो एक चक्कर की दूरी निकाल लो ना यार तुम। समझ में आ रही बात, ये एक चक्कर की दूरी इसे क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 2 पाई r, करेक्ट और नॉट, बहुत सही भाई। तो ये कर लो 2 पाई, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 into 10 raised to power of -2। ऐसा क्यों किए सर, ताकि हम उसको SI में कन्वर्ट कर सकें, मीटर्स में कन्वर्ट कर सकें। ये मीटर्स हो गया, डिवाइडेड बाय सेकंड कर लो, डिवाइडेड बाय 4 कर लो। समझ में आती है बात। लेकिन ये 2 पाई r क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, v लिखो। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या हो गई ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गई। अच्छा भाई, अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकालना, जो कि होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होता है ना, तो बहुत सही भैया। तो ये जो भी वैल्यू आए इसे यहाँ पे पुट कर लेना, और क्या कर लेना, डिवाइडेड बाय r है ना, तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पे पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय r मींस 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 raised to power of -2। जो भी सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत खुद से कर लिया करो यार, मुझे भी थोड़ी सी ना क्या हो जाती है, आलस हो जाती है। बस बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बना ही लोगे यार, मुझे विश्वास है अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी बातें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों,
है ना, बना लोगे ना सभी। चलो बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा क्लास, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मजा आना बहुत जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। मजा आते रहना चाहिए, जो पढ़ रहे हो एकदम मतलब मजा आ जाना चाहिए पढ़ के। हाँ, अगर तुम्हें नहीं मजा आ रहा है तो तुम थोड़ा सा बता सकते हो कि सर वहाँ पे मजा नहीं आता। मजा नहीं आने का मतलब क्या होता है? देखो, जब आदमी पढ़ रहा होता है ना तो मजा उसे तभी आता है जब उसे समझ में आता है, और जब समझ में आने लगती है बातें, सवाल सॉल्व होने लगते हैं, तो फिर क्या होता है? मजा बढ़ने लगता है। तो मजा बढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्लासेस में चीजों को समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो मजा नहीं आएगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज टेल मी यार कि ये सारी बातें, सर थोड़ी थोड़ी बातें नहीं समझ में आ रही है, इसमें आप देखो, अब 1 महीना 4 महीने बाद बताओगे कि सर ये सब समझ में नहीं आ रहा, ऑब्वियसली तुम बाद ही में बताओगे, तुम तो तुरंत देखने वाले हो नहीं कि मुझे अगले लेक्चर से पहले पता चल जाएगी ये बात होगी। तो मैं इसलिए अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या फिर कुछ टैक्टिक्स बदलने के लिए जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलो जब भी पता चलेगा फिर देखा जाएगा, आगे दोबारा वीडियो बनाने का मन हुआ तो बनाया जाएगा, आपकी खुशी के लिए सब किया जाएगा, ठीक है। चलो तो बढ़िया से पढ़ते रहो, और गर्मी तो ज़्यादा नहीं है, बारिश वारिश हो रही है सब जगह, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, मजे से रहो। अच्छा, वीडियो को शेयर करो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत दिन बाद वीडियो आया है, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के साथ बताओ यार, है ना। क्लासेस अगर देखो, क्लास में अगर क्लासेस नहीं चल रही है, नॉर्मली स्कूल की क्लासेस अगर नहीं चल रही है और चल भी रही है, तो भी तुम्हें समझ में आएगा कि ये कंटेंट दिस इज टू फार बेटर देन योर क्लासरूम कॉन्सेप्ट्स, आई गेस। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो तो वट एवर द कंटेंट्स आई एम गिविंग यू, I can bet you that this content is going to be far better than the contents that you are going to get in your school. Understand? ये बात तो मैं श्योरली कह सकता हूँ। और अगर किसी को डाउट है कि नहीं दे रहा हूँ मैं, स्कूल से बेटर कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, तो तुम लिखो यार नीचे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, और मैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तुम्हें दूँ यार। HC वर्मा मतलब बाप माने जाते हैं फिजिक्स इंडिया में, तो यार उनकी किताबें तो मतलब सभी लोग फॉलो करते हैं। इवन मतलब कि IIT JEE का जो एग्जाम होगा वो HC वर्मा से काफी कुछ उन लोग लेते हैं, काफी कुछ। वहाँ के कॉन्सेप्ट के बाहर जनरली कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं यार, सारे कॉन्सेप्ट वहीं के। अब वहाँ की कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट दैट इज पॉसिबल, अंडरस्टैंड। चलो, जो भी है ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, है ना। और अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, और थोड़ा सा समय सही नहीं चल रहा है बाहर, इसलिए सारे PPE इक्विपमेंट्स, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, उसको ध्यान में रखते हुए बाहर निकलो, तो अपना ख्याल रखो, है ना, और घर वालों का भी ख्याल रखो। चलो, फिर थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक जो भी है कर लेना, ये सब भूलने की क्या बात है, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा इसकी गारंटी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जल्दी आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हम लोग खत्म कर लें। चलो, ध्यान रखो, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।